हेलो एवरीवन। वीकेसी क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। देखो बच्चों, आज जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं वो 6 यूनिट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे क्लास 12th फिजिक्स के, क्योंकि इस यूनिट से अपने 8 नंबर के 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। तो ये क्वेश्चन जो हैं इनमें से आपके तकरीबन 6 से लेकर और हो सकता है कि 8 के 8 क्वेश्चन भी आपके 1 मार्क्स के यहाँ से पुट हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि किस टाइप के हमारे जो क्वेश्चन है वो रहेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन जो बनता है वो पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.5 मीटर कि फोकल लेंथ दे रखी है और पावर ऑफ लेंस कितनी हो जाए। तो 10th में भी हमने पढ़ा हुआ है, पावर ऑफ लेंस किसके बराबर होती है, 1/f के बराबर होती है। ठीक है, और f किस में लेंगे हम, यहाँ पर मीटर में लेंगे तो 1/f हो जाएगा। यदि फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में लोगे तो 100/f हमने करना है पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो सिंपली हम क्या कर देंगे, इसमें जो फोकल लेंथ दे रखी है तो इसको कर देंगे हम पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/0.5। ठीक है, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ गया, कितना आ जाएगा 2। और पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, तो +2d जो हमारे पास है वो पावर ऑफ लेंस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 लेंस ऑफ पावर -12d एंड +7d आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ठीक है, 2 लेंस है जिनकी पावर जो है ये दे रखी है, अलग अलग पावर है, उनको कंबाइन किया जाता है और फिर कहता है कि उनकी फोकल लेंथ बताओ, कंबाइन करने के बाद क्या हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पावर दे रखी है, P1 मान लेते हैं कितनी हो गई हमारे पास -12d। ऐसे ही हम P2 अगर मान ले यहाँ पर कितनी है +7d। तो जब इनको आपस में कांटेक्ट करेंगे तो टोटल पावर किसके बराबर हो जाएगी, P1 प्लस P2 के बराबर, दैट इज -12 और प्लस में 5d। अब क्या निकालनी है, अब हमने निकालनी है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ होती है 1/p के बराबर, तो क्या कर देंगे 1 यानी माइनस का है आपके पास और 5। ठीक है, तो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, ये -0.2 मीटर। ठीक है, ये आ जाएगा। यदि इसको हम सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या कर सकते हैं, सेंटीमीटर में यदि हमने इसको करना है तो 100/f यानी 5 था अपने पास, कट जाएगा, कितना आ गया 20 सेंटीमीटर माइनस का। अब ये सेंटीमीटर में दे रखा है इसलिए हमने किया, तो आंसर अपने पास क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, वर्किंग ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर किसके ऊपर बेस्ड है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका आंसर है वैसे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाना है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अपने आप में ही ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से करें। ठीक है, फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो कितना होता है 25 सेंटीमीटर। ऐसे भी कंफ्यूज करने के लिए मीटर में दे देते हैं तो 0.25 मीटर या फिर 25 सेंटीमीटर बोलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर किसके ऊपर बेस्ड है, तो ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ 2 वेव्स। 2 वेव की इंटेंसिटी है, उनका रेशियो है 4:1। तो बताना है कि रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ 2 वेव्स, उनके एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अपने पास फॉर्मूला होता है I1/I2 इज इक्वल टू A1/A2 और इनका स्केयर, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो इंटेंसिटी जो हमारे पास होती है, इंटेंसिटी का रेशियो वो एम्पलीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इंटेंसिटी का रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है 4:1 दे रखा, और हमने एम्पलीट्यूड का निकालना है। तो जो ये स्क्वायर जो है ना, ये स्क्वायर ये दूसरी साइड आकर यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा अपने पास, सिर्फ A1
बाय A2, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं A1 बाय A2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, √4/1, ठीक है। तो 4 को क्या लिख सकते हैं, √4 को 2/1, तो 2:1 जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट में कहता है ए रेनबो इज ए फिनोमिनन ड्यू टू, रेनबो जो है वो किस प्रकार का फिनोमिनन है, मतलब कैसा फिनोमिनन है या किसकी वजह से ये रेनबो बनता है। तो देखिए रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, तो रिफ्लेक्शन भी होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन भी होता है उसके अंदर, और डिस्पर्जन भी होता है। 7 कलर हमें दिखाई देते हैं, ऑल ऑफ दीज, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अब कई बार क्या होता है कि ऑल ऑफ दीज की जगह पर यहाँ पर स्कैटरिंग आ जाता है और फिर कंफ्यूजन बनता है भी हम कौन सा करें इसमें। तो देखो अगर रेनबो के केस में TIR का ऑप्शन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, तो हमने इसको सबसे पहला आंसर मानना है, ठीक है। इसके बाद जो हमने मानना है वो डिस्पर्जन को मानना है सेकंड। अगर मान लो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं है तो उसको हम क्या मानेंगे, डिस्पर्जन को बेस्ट आंसर मानेंगे, ठीक है। और डिस्पर्जन भी नहीं है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी नहीं है, तो उसमें थर्ड ऑप्शन किसको माना जाएगा, बेस्ट आंसर जो है वो रिफ्रैक्शन को माना जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें कि सबसे बेस्ट आंसर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, दूसरा बेस्ट आंसर होगा इसका डिस्पर्जन का, और तीसरा होगा रिफ्रैक्शन का। इसमें क्लियर है। चलिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ की जो ऐसा यूनिट बोली जाती है वो मीटर बोली जाती है। कई बच्चे यहाँ पर जल्दबाजी में डायोप्टर कर देते हैं, तो डायोप्टर जो है वो गलत है, क्योंकि पावर ऑफ लेंस होती है उसकी यूनिट होती है डायोप्टर। फोकल लेंथ की क्या आ जाएगी, मीटर। फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ पावर +4D, फोकल लेंथ बतानी है, पावर ऑफ लेंस दे रखी है +4D दे रखी है इसमें, ठीक है। तो वही हमारे पास क्या हो जाएगा, पावर ऑफ लेंस किसके बराबर होती है, 1/f के बराबर होती है, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा अपने पास है 1/ हम क्या करेंगे यहाँ पर 4 कर देंगे, ठीक है। तो 4 से हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास है 0.25 मीटर, ठीक है। यह ऑप्शन में जो है वो गलत प्रिंट हुआ है। यहाँ पर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, अगर सेंटीमीटर में करना चाहे तो 100/f करना पड़ेगा, हमने काटोगे तो क्या आ जाएगा 25, यानी +25, चाहे तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है, और या फिर 0.25 मीटर है, ये कर सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कैन बी चेंज बाय चेंजिंग, क्या फ्रीक्वेंसी से वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज होती है, बिल्कुल नहीं। क्या एम्पलीट्यूड से वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज होती है, तो ये भी नहीं होता इसमें। क्या वेवलेंथ से कोई फर्क पड़ता है, तो बिल्कुल नहीं। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट है वो हमने बतानी है इसमें, ठीक है। तो हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, ठीक है। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि μ = V2/V1 करके हम इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आंसर अपने पास क्या आ जाएगा 2.26 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। मिराज इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो मिराज किसकी एप्लीकेशन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। इन यंग्स एक्सपेरिमेंट रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज इन द फ्रिंज सिस्टम 9:1। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में
जो हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो है वो है 9:1। तो पूछता है कि रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड इन कोहेरेंट सोर्स के अंदर जो रेशियो होगा एम्पलीट्यूड का वो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को यहां मैंने सोल्व कर रखा है इसमें। तो देखिए दो इंटेंसिटीज ले लिया I1 और I2। मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है, मिनिमम इंटेंसिटी का ये होता है, और मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो है वो दे रखा हमें 9:1। फिर हमने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है और यहाँ पर सोल्व करने के बाद अपने पास जो आंसर आएगा वो 2/1, 2:1 जो है वो इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेंसिल इन ए बिकर फिल्ड विद वाटर सीम्स ब्रोकन ड्यू टू। जैसे पानी का गिलास है, ठीक है, उसमें अगर हम पेंसिल डुबो देते हैं तो वो हमें टूटी हुई दिखाई देती है। क्या कारण होता है उसका? तो रिफ्रैक्शन की वजह से वो हमें टूटी हुई दिखाई। डायोप्टर किसकी यूनिट है? पावर ऑफ लेंस की। प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट बाय प्रिज्म तो क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। यानी स्प्लिट कहीं पर भी आ जाए या स्प्लिटिंग ऑफ लाइट का जिक्र आ जाए तो वो क्या होता है? डिस्पर्जन होता है। उसके बाद पूछ लिया कि डायोप्टर जो है वो किसकी यूनिट है, तो ये पहले भी आ गया था, पावर ऑफ लेंस की यूनिट हो गई। ठीक है, और ये प्रोसेस सेम क्वेश्चन हो गया इसमें। ये क्वेश्चन आगे आएगा, आपको बताएंगे उसमें। ए थिन कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक थिन कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ए लेंस जो कि कनकेव लेंस है उसके साथ जोड़ रखा है, जिसकी फोकल लेंथ भी सेम है 15 सेंटीमीटर। तो पावर ऑफ लेंस पूछता है कि उनके कंबाइन करने के बाद पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगी। ठीक है, थिन कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितनी? 15, उसको एक थिन कनकेव लेंस के साथ जोड़ा जाता है, उसके पास में रखा जाता है और उसकी भी फोकल लेंथ सेम है 15 सेंटीमीटर। तो दोनों को कंबाइन करने पर उनकी पावर ऑफ लेंस पूछता है क्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने मान लिया कि जो फोकल लेंथ है कनकेव लेंस की वो हमारे पास -f, क्योंकि फोकल लेंथ कनकेव की क्या होती है? माइनस होती है। और कॉन्वेक्स लेंस की क्या मान ली हमने? f मान ली। अभी हमने क्या किया? दोनों को ऐड कर दिया, इकट्ठा कर दिया इसमें। तो कंबाइन पावर कितनी हो जाएगी? पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस प्लस पावर ऑफ कनकेव लेंस के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो पावर किसके बराबर होती है? 1/f के। तो 1/f और प्लस 1/f कनकेव की, तो दोनों की पावर को हमने कंबाइन कर दिया। आंसर हमारे पास क्या हो गया? 0 हो गया। तो फोकल लेंथ को हम क्या कह सकते हैं? फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर अपने पास क्या होगा? इन्फिनिटी। अब ये क्वेश्चन जो आ गया ये 2018 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था और यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई थी बोर्ड से। ठीक है, और इसको लेकर फिर बहुत कंफ्यूजन बना रहा बच्चों के बीच में। तो देखो क्या पूछ रखा है, विच फिनोमिनन इलस्ट्रेट नेचर ऑफ लाइट वेव्स। तो इसमें क्या हो गया? इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये आ गया। ठीक है, तो तीनों जो हमारे पास है वो वेव नेचर को डिफाइन करते हैं, वेव नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, वेव नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करते हैं। और इसमें आंसर दे रखा पोलराइजेशन, जबकि आना चाहिए आंसर ऑल ऑफ दीज, यहां पर ऑल आना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑल ऑफ दीज होगा। ध्यान रखना इसमें। देखो अगर वेव नेचर की बात आती है तो ये तीनों वेव नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। फिर बात आ जाती है पार्टिकल नेचर की, कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन कौन करता है। सेम आंसर आ गए इसमें, तो इसमें आंसर सही है, नन ऑफ दीज आएगा इसके अंदर, क्योंकि ये पार्टिकल नेचर, और पार्टिकल नेचर को जो एक्सप्लेन करते हैं वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक और है, वो क्या है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और एक है कॉम्पटन इफेक्ट।
कॉम्पटन इफेक्ट, ये आप आगे चल के पढ़ोगे ग्रेजुएशन के अंदर। कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमारे जो 12th में है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज़्यादा है इसमें, ठीक है। तो ये तीनों क्या करते हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करते हैं। और वेव नेचर ऑफ लाइट की बात करें तो हमारे पास ये ABC तीनों ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिएट नहीं करना है आप लोगों ने। अब ये फ्रिंज विड्थ से रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल भी बन जाती है कई बार। देखिए क्या कहता है कि कैलकुलेट ए फ्रिंज विड्थ इफ स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर डिस्टेंस। स्क्रीन जो है 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखी गई है, वेवलेंथ दे रखी है और जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 1 मिलीमीटर का, ठीक है। तो कैपिटल डी की वैल्यू क्या है 1, लैम्डा की वैल्यू हो गई हमारे पास नैनोमीटर में दे रखी है, हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया इसको। डी डिस्टेंस मिलीमीटर में दे रखा है, उसको भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला हमारे पास होता है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी हो गया। सभी की वैल्यू हमने पुट कर देनी है और उसे कैलकुलेट कर देना है, तो अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। नेक्स्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, व्हाट हैपन to the focal length of light when it goes from rare to denser medium। क्या होगा जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही हो तो उसकी वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो वेवलेंथ है मीडियम की वो किसके बराबर होती है, वेवलेंथ इन वैक्यूम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वेवलेंथ इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेवलेंथ इन मीडियम। तो यहाँ पर म्यू जो है वो ग्रेटर देन है 1 से, तो लैम्डा जो मीडियम में है तो वो क्या हो जाएगा, लेस देन लैम्डा वैक्यूम के अंदर, यानी वेवलेंथ जो है वैक्यूम में। व्हेन इज द इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगा जब फेज डिफरेंस कितना हो 2n+1 इंटू में पाई के बराबर। अगर ये फेज डिफरेंस होता है तो उस टाइम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा इसमें, ठीक है। वेदर द पावर ऑफ लेंस विल बी मोर इन एयर इन वाटर। पावर ऑफ लेंस जो है वो ज्यादा है किसकी होगी भी, एयर में या फिर वाटर के अंदर, ठीक है। तो एयर में क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इफेक्ट है इसके ऊपर, ठीक है। कैन लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यदि कोई लाइट एयर से वाटर में जा रही है तो क्या वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को ओबे करेगी या फिर क्रिएट करेगी, तो बिल्कुल नहीं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहली कंडीशन कौन सी होती है कि लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जानी चाहिए, और ये हमारे पास एयर जो है वो एक रेयर मीडियम है और वाटर है डेंसर, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है कि लाइट जो है वो डेंसर से रेयर मीडियम में जानी चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस बाय प्रिज्म डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ और कलर। कहता है क्या एंगल ऑफ जो मिनिमम डेविएशन है प्रिज्म के द्वारा वो अलग अलग वेवलेंथ के का या फिर अलग अलग कलर का अलग अलग होगा, तो बिल्कुल हर एक कलर का जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो अलग अलग होगा। आउट ऑफ क्राउन एंड फ्लिंट ग्लासेज विच हैज लार्जर वैल्यू ऑफ डिस्पर्जिव पावर। तो जो फ्लिंट ग्लासेज होते हैं उनकी डिस्पर्जिव पावर जो है वो ज्यादा होती है। व्हाट इज द काज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो बनने का क्या कारण है, डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। विच लेंस हैज पॉजिटिव एंड विच लेंस हैज नेगेटिव पावर। तो कनकेव लेंस जो होता है उसकी पावर ऑफ लेंस क्या होती है, कन्वेक्स की पॉजिटिव होती है और कनकेव की क्या होती है, नेगेटिव, क्योंकि कनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव, तो इसलिए पावर ऑफ लेंस भी क्या होगी, उसकी नेगेटिव होगी। व्हाट इज पावर ऑफ ए पैरेलल फेस्ड ग्लास स्लैब। तो क्या हो जाएगी, 0 पावर होगी। कोई भी पैरेलल फेस ग्लास स्लैब है तो उसकी पावर 0 होगी। नेम द 7 कलर
प्रोड्यूस बाय डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। वाइट लाइट के द्वारा जो 7 कलर मिलते हैं तो उन किसके द्वारा याद करते हैं हम? विबग्योर के अकॉर्डिंग याद करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो वोयलेट होता है ये सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है और रेड कलर जो है वो सबसे कम स्कैटर होता है। लॉन्गर वेवलेंथ होती है रेड कलर की और वोयलेट की क्या होती है? शॉर्टर वेवलेंथ होती है। इफ ए टेलीस्कोप इज इन्वर्टेड विल इट सर्व एज ए माइक्रोस्कोप। कहता है कि टेलीस्कोप को उल्टा कर दे तो क्या वो माइक्रोस्कोप बन जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो सभी टेलीस्कोप को ले आते, माइक्रोस्कोप की फिर उसमें नीड ही नहीं होती। नेम द कांस्टेंट रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी साइन आई बटे साइन आर में कांस्टेंट रेशियो क्या होता है? तो म्यू होता है और म्यू को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, 13 क्वेश्चन में क्या कहता है? इन विच केस नो इंटरफीरियंस इज प्रोड्यूस। किस केस के अंदर इंटरफीरियंस नहीं होता? तो जब दो लाइट सुपरिम्पोज की जाती है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की तब इंटरफीरियंस नहीं होता है। 14 क्वेश्चन में कहता है कैन वी गेट इंटरफीरियंस यूजिंग वाइट लाइट। तो बिल्कुल हम वाइट लाइट को यूज करके जो फ्रिंजेज है वो बना सकते हैं। यस, द फ्रिंजेज विल बी कलर्ड। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो हमारे 6 यूनिट से रहेंगे, तो इनको आपने अच्छे से करना है। साथ ही हमने जो सैम्पल पेपर दे रखे हैं बोर्ड ने, जिसको बहुत जल्द ही मैं सॉल्व करने वाला हूं, तो उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे रखी हैं जो हमारे 10th स्टैंडर्ड की हैं। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड हो गई और मिरर फॉर्मूले से रिलेटेड हो गई, उनको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी आप ज़रूर करें। इस यूनिट से बड़े क्वेश्चन के लिए माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसके साथ जो वेव ऑप्टिक्स का जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका और में बनेगा। एक रे का बनेगा बड़ा क्वेश्चन और एक बनेगा वेव ऑप्टिक्स का बनेगा। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चन करने में ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चन हमारे जो है वो बहुत कम है, रे में तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब इसमें वेव के अंदर पोलराइजेशन हमारा कट हो चुका है, तो हमारे पास जो मेन क्वेश्चन बनते हैं वो 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे पास मेन, तो उनको हम अच्छे से कर ले तो बिल्कुल 5 नंबर हम ले सकते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट का। ठीक है, फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करनी, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है तो उसके द्वारा फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करनी। जो हमने बीटा की वैल्यू कैलकुलेट की थी लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये दोनों क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और इंटरफेरेंस, सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए कौन कौन सी जो कंडीशंस हैं वो ज़रूरी हैं। तो ये हमारे पास हाइजन प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का ये क्वेश्चन कर लो आप। इनमें से 5 नंबर का आपका डेफिनेट बनेगा 101%। 15 नंबर की ये यूनिट आएगी आपकी, जिसमें 8 क्वेश्चन आपके इनमें से लगभग पुट हो जाएंगे मोस्टली, और जो आपको क्वेश्चन बताए हैं वो और कर लो। फिर भी कोई समस्या रहती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपको वीडियो कैसी लगी वो भी आप ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। 20 तारीख से आपके एग्ज़ाम है, पहला पेपर आपका फिजिक्स का ही है। सो गुड लक, थैंक यू।